नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। आज का दंगल जन्नते हिंद में चल रही चुनावी जंग को लेकर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में 24 सीटों पर नामांकन के लिए कल अंतिम दिन है और आज तक टिकट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा घमासान बीजेपी के भीतर मचा है। जैसे ही 44 उम्मीदवारों की एक लिस्ट आई, बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन, बयानबाजी, इस्तीफा सब शुरू हो गया। इसी बीच बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की नई सूची दी। एक उम्मीदवार की अलग से एक और सूची जारी हुई। पहले चरण के 24 में से 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए, लेकिन बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहा। अब तो जातिवार सीट की भी मांग उठने लगी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने ओबीसी के लिए एक सीट की मांग सामने रख दी है। अनुसूचित जाति मोर्चा वाले अलग सीट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अंदर भी न जाने कहां रोड़ा अटका हुआ है। शुरुआती गठबंधन की घोषणा के बावजूद टिकटों का बंटवारा नहीं हो सका है। दिल्ली से सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल श्रीनगर पहुंचे हैं। वहां फारूक अब्दुल्ला के घर लंबी मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इन राजनीतिक हालात को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि आखिर बीजेपी में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बीजेपी के अंदर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने और विरोध के बाद वापस लिए जाने की घटना सामान्य तौर पर दिखती नहीं है। तो क्या जम्मू में बीजेपी दफ्तर के अंदर आज जो दिखा, क्या उसका चुनावी खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? और सवाल यह भी है कि क्या 2-3 सीटों के चक्कर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात पटरी से उतर जाएगी? ऐसे तमाम सवालों और जम्मू कश्मीर के चुनावी हालात पर आज के दंगल में हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में सियासी जंग शुरू होने से पहले ही बीजेपी के अंदर खाने टिकटों पर टकराव शुरू हो गया। दूसरी ओर चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान कर चुकी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी बगावत रोकने के लिए मंथन ही कर रहे हैं। तीसरी खबर ये भी आई कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बना डाले। लेकिन असली सियासत हुई बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची पर। बीजेपी के जम्मू दफ्तर में हंगामा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष के बंद कमरे के ठीक बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित थे। वजह थी टिकट बंटवारे में उनके नेताओं की अनदेखी। जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है 30-40 साल से, हमें वो वर्कर चाहिए। हमें और कोई पैराशूट से उतरा हुआ वर्कर नहीं चाहिए। मेरे ऐसे कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है। मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा जब भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति समाज के लोग बिल्कुल नहीं आते थे। नॉर्थ में पार्टी ने बहुत ही नाइंसाफी की हम कार्यकर्ताओं के साथ। कल अभी उन्होंने ज्वाइन किया था, आज उनको पार्टी टिकट दे रही है। प्रदर्शन तो प्रदर्शन, इस्तीफे शुरू हो गए। काकापोरा में डीडीसी चुनाव जीतने वाली बीजेपी की मिनाहा लतीफ ने तो इस्तीफा दे दिया। जो आज ये लिस्ट निकला, इससे मैं काफी निराश हूँ, क्योंकि इसमें उन कैंडिडेट्स को ऐड किया है जो कि डिजर्व नहीं करते थे। चलो मेरा तो छोड़ो ही, बाकी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका भी नाम नहीं है इस लिस्ट में। दरअसल ये बखेड़ा तब शुरू हुआ जब दोपहर में बीजेपी की ओर से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। इसमें पहले चरण की 24 सीटों में से 15 सीटों पर, दूसरे चरण की 26 में से 10 सीटों पर और तीसरे चरण की 40 में से 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। सूची बाहर आते ही पहले अंदर खाने विरोध शुरू हुआ, तब सूची वापस ले ली गई और फौरन एक नई सूची जारी की गई, जिसमें पहले चरण के 15 उम्मीदवार के नाम थे और दूसरे तीसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट कैंसिल की जा चुकी थी। घंटे भर में लिस्ट वापसी पर विपक्षी दल चुटकी लेने लगे कि पेपर लीक के जमाने में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट भी शायद लीक हो गई। पेपर लीक होते तो देखे गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट लीक हो जाएगी, ऐसा पहली बार देखा गया है। उधर कुछ ही देर बाद पहले चरण के लिए एक और उम्मीदवार की एक लिस्ट जारी हुई, जिसमें कोकरनाग सीट से उम्मीदवार का नाम था। इस तरह पहले चरण में 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में से कुल 16 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट तो बीजेपी ने जारी की, लेकिन तब तक विरोध तेज हो चुका था और जब जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कमरे के बाहर नारेबाजी होने लगी तो रविंद्र रैना बाहर निकले और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दावा करने लगे।
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जितने भी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता आए हैं, मैं हर एक कार्यकर्ता से स्वयं पर्सनली मिलूंगा। आप अपनी बात मेरे से रखिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, ऐसा विषय हमारे सामने नहीं आना चाहिए। दरअसल पहली सूची जारी होने के बाद विवाद शुरू हो गया था। उसमें निर्मल सिंह से लेकर कविंद्र गुप्ता जैसे प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का नाम नहीं है। इसके अलावा कई और बीजेपी कार्यकर्ता शिकायत करने लगे कि जम्मू कश्मीर में शहादत देने वाले परिवारों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। दिल्ली में बैठ के 3 लोग, प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, जो फैसले लेते हैं वो जम्मू कश्मीर की रियलिटी से दूर हैं। प्रधानमंत्री जब भी फैसला लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या फैसला ले रहे हैं। ये उनकी अपनी पार्टी ने आज दिखाया उनको। हालांकि टिकट पर टेंशन सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है। जिस सूबे में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा हो, वहां चुनावी मैदान से हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। वी आर वेरी होपफुल कि वो जो छोटी मोटी जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। दरअसल चर्चा ये हो रही थी कि शुरुआती तौर पर एनसी के 52 और कांग्रेस की 38 सीटों पर बात बनी थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 12 सीटें कश्मीर में भी मांग रही है और करीब 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी मामला फंसा था। Basically, are you still hopeful that it will happen? I wouldn't be here if I wasn't hopeful. Right. And right. if our leadership was not hopeful, we would not be here. उधर इस गठबंधन को लेकर बीजेपी की अलग ही चुनावी सियासत चल रही है। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 370 की वापसी के बावजूद कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बीजेपी हमले कर रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान और हिजबुल से भी गठबंधन कर सकती है। उधर उमर अब्दुल्ला ने इस खबर का स्वागत किया है। जिस जमाते इस्लामी पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिनके नेताओं को कई वर्षों तक जेल में रखा गया, अब जमात के वही नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतारे जा रहे हैं। शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं। देखिए, जो भारत के संविधान को मानता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, उनके द्वारा निर्धारित पैमानों पर जो खरा उतरता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपना राजनीतिक दल का गठन भी कर सकता है। ये तो भारत का संविधान इजाजत देता है। वैसे इन तमाम सियासी बयानबाजियों और चुनावी दांवपेच पर आज बीजेपी के अंदर टिकट पर टकराव की सियासत सबसे भारी रही और इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो। तो हम सबसे पहले आपको सीधे जम्मू लिए चलते हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र रैना जी, हालांकि आज जो तस्वीरें रही वो काफी हैरान इसलिए कर गई क्योंकि आमतौर पर बीजेपी में ऐसा नहीं होता है कि टिकट बंटवारे को लेकर जो पार्टी लाइन है, पार्टी की जो सोच है, उससे अलग हटकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो जाए। अब मान गए हैं सारे नेता या नहीं अभी भी? सबसे पहले जय श्री कृष्णा सारे देशवासियों को और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की सबको बधाई। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी आज केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक संगठन है। रजिस्टर्ड 15 लाख से ऊपर हमारे सदस्य हैं। जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा विस्तार किया है। आज लाखों कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। रही बात विधानसभा चुनावों में मैंडेट्स की, टिकट की, तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, लेकिन जब कभी पार्टी अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगर निर्णय लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एक मत में, एक स्वर में विश्वास रखते हैं। मुझे आज बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में आकर मुलाकात की, उनके कुछ विषय थे, मैंने एक एक करके सबसे मुलाकात की और सब मुलाकात के बाद सब संतुष्ट होकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो वापस गए।
लेकिन रविंद्र रैना जी बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं जिनका नाम वहां पर नहीं है। बीजेपी आपने गिनाया कि कितनी बड़ी पार्टी है और कितने उसके सदस्य हैं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि बहुत सारे नेता जो दूसरी पार्टियों से आपकी पार्टी में शामिल हुए, उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन वहां जो 10 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे बीजेपी के नेता, उन्हें टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हम कार्य करते हैं। हमारे वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनका हमें बहुत सम्मान है, बहुत मान सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हम मिलकर सब वरिष्ठ साथी सहयोगियों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब चुनाव होते हैं तो चुनावों में बहुत सारे पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब उम्मीदवारों का चयन करती है तो पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल, जिला और प्रदेश के जो नेतृत्व होता है वो मिलकर आपस में चर्चा के बाद पैनल बनाते हैं और फिर केंद्रीय चुनाव समिति के समकक्ष हर एक उम्मीदवार के बारे में चर्चा की जाती है, फिर सामूहिक निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी की इस चयन प्रक्रिया में पूरे संगठन की इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, इच्छा तो बहुत साथियों की रहती है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, रहनी भी चाहिए, लेकिन एक विधानसभा से एक ही कार्यकर्ता को मैंडेट मिल सकता है। और महत्वपूर्ण यह भी होता है कि विधानसभा में विनेबिलिटी किसकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनकी बहुत इज्जत, रविंद्र रैना चुनाव लड़ेंगे इस बार भारतीय जनता जम्मू पार्टी कश्मीर में का रहता है। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो निर्णय मेरे लिए करेगी, एक सच्चे सिपाही की तरह मैं हमेशा कार्य करता हूं, निस्वार्थ भाव से काम करता हूं, नेशन फर्स्ट के मिशन से काम करता हूं। जो पार्टी मेरे लिए निर्णय करेगी, मामला सुलझ चुका है आपके अनुसार, तो हम ये समझें सर्वोपरि कि जो कल चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, 18 तारीख को जो पहले चरण का चुनाव है, तो उससे पहले लिस्ट आ जाएगी, आज ही आ जाएगी। जी श्वेता जी, जो पहले चरण का मतदान है वो मतदान 18 सितंबर को है और 27 अगस्त को नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके बाद जो दूसरे चरण का मतदान है उसकी सूची भी जो है पार्टी जारी करेगी और फिर तीसरे चरण के जो मतदान के वाले क्षेत्र हैं वहां की सूचियां भी पार्टी जारी करेगी। सब मिलजुल कर, एकजुट होकर, एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में एक टीम, एक परिवार के तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, फिलहाल आपकी बातों पर यकीन करते हैं कि कुछ देर में आ जाएगा लिस्ट जो है, कमल के फूल ही फूल खिले और 90 की 90 सीटों पर रविंद्र रैना लड़ेंगे। लेकिन क्या एक अकेली सीट उनकी अपनी भी कहलाने वाली रहेगी कि नहीं, उसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे अभी। रविंद्र रैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी, पहले हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि कश्मीर के हिस्से में और जम्मू के हिस्से में क्या चल रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को लेकर ये तो तय है कि दोनों साथ लड़ेंगे चुनाव। पीडीपी की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है कि सपोर्ट कर सकते हैं अगर हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाएं। तो दूसरी तरफ जम्मू में क्या होगा वो भी हम देखते हैं। पहले मीर फरीद के पास चलते हैं, श्रीनगर। मीर, क्या सीटों को लेकर बात बनती हुई दिख रही है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है कि अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव में उन्हें अच्छा करना है तो फिर कुछ डिफरेंसेस को भुलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और पिछले कुछ दिन से बिल्कुल जो आप देख रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, मिशन यही है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था एक बड़ा
जो है दुश्मन है और हमें मिलके जो है लड़ना पड़ेगा। लेकिन लगातार रोड ब्लॉक जिसको आप कहेंगे आ रहे हैं दोनों पार्टीज की तरफ से। इंटरनल रिबेलियन है, ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले कई सालों से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मेहनत कर रहे हैं और अब जब वो देख रहे हैं कि उनको मैंडेट नहीं मिल रहा है तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी है और उसी को टैकल कर रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस वक्त मैं आपको बोल दूं, मैं इस वक्त होटल एक श्रीनगर का जो है वहां पे सुबह से ही कांग्रेस की जो है मीटिंग चल रही थी। अभी भी जो है कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, ट्रबल शूटर जो दिल्ली से आए थे, सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपाल, वो 3-4 घंटे तक अब्दुल्लाज की रेजिडेंस पे थे। वहां बातचीत हुई लेकिन डेडलॉक अभी भी जो है चालू है, जारी है। और अभी हमने सलमान खुर्शीद से बात की, वो कह रहे हैं कि हालांकि अभी भी डिफरेंसेस हैं लेकिन होपफुल है कि अगले 1-2 घंटों में रिजॉल्व हो जाएगा और तकरीबन जो 4 से 5 सीटें हैं कश्मीर की जिसपे सारा जो है बवाल है, बोन ऑफ कंटेंशन जिसको आप कहेंगे, वो रिजॉल्व करने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद जहां उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत कुछ बदल गया है और अभी अलायंस जो है पूरी तरह उसको फाइनल शेप नहीं दी गई है। वहीं कांग्रेस के जो कुछ नेता यहां आए थे उन्होंने टॉप लीडरशिप से कहा कि अलायंस करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट पोल होना चाहिए, प्रीपोल जो है वो जरूरी नहीं है क्योंकि इससे जो है कांग्रेस को खुद नुकसान हो रहा है, उसका काडर जो है गुस्से में है। तो ये सब चीजें अभी हो रही हैं और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी से भी जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अभी बात हुई है। कांग्रेस के जो सीनियर नेता है यहाँ पे, वहां से भी उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं और हम ये भी जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की बोन होमी हमेशा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि टॉप लेवल पे फाइनली जो है एक जो है बात बने और फिर वो नीचे आए। जिन सीटों को लेकर खासकर जो दिक्कत की बात बताई जा रही है उसमें से एक कदम दोनों पार्टियां अपने पीछे खींच लें। लेकिन सुनील, बीजेपी की बात बन जाएगी क्या? क्योंकि जो पीडीपी से आए हुए नेता हैं, कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, पैंथर पार्टी से आए हुए नेता हैं, उनको बताया जा रहा है तरजीह दे दी गई है टिकट बंटवारे में। जी श्वेता, अगर हम देखें तो सुबह से ही बीजेपी कार्यालय में देखें तो कार्यकर्ताओं का आना लगातार जारी है। वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। हालांकि अभी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहीं ना कहीं अभी कुछ हद तक जो नाराज कार्यकर्ता है उनको शांत करने में सफल रहे हैं, लेकिन वो इसी आश्वासन पर शांत हुए हैं कि जो उनके नेता हैं, जिनके वो समर्थक हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। अब बीजेपी इस पर मंथन करने जा रही है। ये केंद्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा होगी कि जिन नेताओं के समर्थक नाराज हैं, क्या उन नेताओं को अकोमोडेट किया जाएगा या नहीं, ये देखना बाकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी में अगर हम देखें तो लगातार यहाँ कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का आना लगातार जारी है। इस समय भी आप देखिए श्वेता तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है कई कार्यकर्ता आए हैं, इनमें रोष है और अपने जो चहीते नेता हैं उसके लॉबिंग के लिए आए हैं कि उनको टिकट मिले। तो देखा जाए तो जम्मू कश्मीर बीजेपी में आज सुबह से ही घमासान जारी है। बीजेपी ने तो जो पहली सूची जारी की उस सूची को भी रद्द कर दिया ताकि जो नाराज कार्यकर्ता है, नाराज नेता है, वो शांत हो जाए। लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता, चलिए सुनील, नजर रखिए आप, क्योंकि पल पल वहां पर तस्वीर बदल रही है। अभी मीर आपका और सुनील आपका इस बातचीत के लिए शुक्रिया। लेकिन मीर फरीद ने कुछ देर पहले सलमान खुर्शीद से बात की थी, उसका एक हिस्सा आपको हम सुनाते चलते हैं। सर अभी चल रहा है, हम जा रहे हैं वापस। अच्छा, वापस मीटिंग होगी? वापस, हाँ, मीटिंग तो चल रही है। पहली जो मीटिंग है उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकला? नहीं, कंक्लूजन ऐसे थोड़ी निकलता है, तो मीटिंग खत्म हो जाती है। जब कल तो लास्ट डेट है, तो हम समझ सकते हैं अभी इसीलिए अभी जा रहे हैं ना, इसीलिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक और मीटिंग हो गई, अभी एक और अभी चल रही है, वो लंच के लिए ब्रेक किया था, चल रही मीटिंग। तो सर जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे सीट शेयरिंग के, उस पर कोई एग्रीमेंट हो चुका है या फिर अभी मीटिंग चल रही है ना, तो प्रोसेस, इट इज इन प्रोसेस, सो लेट इट बी ओवर। अभी हम लंच के लिए आए हैं, लंच के बारे में पूछे तो हम बता देते हैं। जी जी, लंच हो गया? लंच हो गया, अच्छा लंच हो गया। यहाँ तो कश्मीर तो लंच अच्छा ही होता है। बहरहाल हम दंगल की शुरुआत करते हैं और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अभिजीत जसरोतिया जुड़ रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, एडवोकेट नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर, और जोहेब यूसुफ मीर जो कि पीडीपी प्रवक्ता हैं, साथ में संगीत रागी हमारे साथ इस समय स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपसे मैं समझना चाहती हूं कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे, हालांकि 10 साल पहले हुए थे, और आज दरअसल
पार्टियां बचेंगी नहीं बचेंगी, इससे पहले नेता ये सोच रहे हैं कि उनकी अपनी राजनीति का क्या होगा। इतने दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की, धारा 370 इतने इस बीच हटा, राज्य का दर्जा वहां से गया, और अब जब चुनाव आए हैं तो नेताओं के सामने संकट यह है कि टिकट तो चाहिए ही चाहिए। दिक्कत आ रही होगी बहुत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस गठबंधन को लेकर भी, या आप लोग आश्वस्त हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? श्वेता जी, कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश को और तमाम आज तक के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और जो आपने मूल सवाल पूछा, वास्तव में हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि एक झूठी पार्टी ने 10 वर्षों तक किस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करके रखा, और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब जाकर चुनाव हुआ। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रैना साहब बोल रहे थे हमारी पार्टी इतनी बड़ी उतनी पार्टी और हमने बहुत विस्तार कर लिया। अभी अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में 3 सीटों पर लोकसभा पर कैंडिडेट भी नहीं दे पाए थे ये, और आज वो कह रहे हैं कि साहब हमारी तो ये जो लिस्ट है ये आ गई है। अभी सुबह से तो एक लिस्ट चेंज हो ही चुकी है, और मेरे कोई साथी अभी जम्मू कश्मीर से आए हैं, मेरे पास बैठे हैं, उन्होंने मुझे एक कागज़ और दिया है, मैं वो वैसे तो नहीं दिखा सकता हूँ। मुझे बताया गया कि 12 नाम और बदलने जा रही है बीजेपी। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो बीजेपी वाले बता रहे हैं, लेकिन अभी तक रात तक भी एक लिस्ट इनकी और चेंज होकर आएगी, और ये पार्टी पूरी तरह से अब यू टर्न पार्टी हो गई है। आज जिस तरह से परिवार के अंदर बखेड़ा खड़ा हो गया, इनके यहाँ सर फुटअव्वल हो रही है, मैं समझता हूँ ये जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि आप इस तरह से अपेक्षाएं दिखा देते हैं लोगों को। लेकिन एक कारण बहुत बड़ा ये भी है हर पार्टी में कि 10 साल से जब चुनाव नहीं होंगे तो वास्तव में टिकट मांगने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब बात आती है कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस की आपने बात की। अभी सलमान खुर्शीद साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि हमारा जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑन है, और बहुत जल्द कुछ 1-2 सीटों को लेकर जहां पर भी पेचीदगियां हैं, केवल सीट तय नहीं होती है, कैंडिडेट को भी देखा जाता है कि वहां पर अगर हमारा कैंडिडेट है तो कौन उसको सपोर्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, एनसी का कैंडिडेट है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रदेश इलेक्शन कमेटी और CEC जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसने अपना सब काम करके अपनी फाइलें तैयार करके रखी हुई हैं, केवल एक अनाउंसमेंट की देरी है। लेकिन आज तय होगा कि बीजेपी जो धारा 370 पर पिछले 6-7 सालों से झूठ बोलती आ रही है 5-6 साल से, उसका भी पर्दाफाश होगा। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हालत इन्होंने ख़राब की है ये भी देश देखेगा, और जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी कि क्या होना है। नीलोफर मसूद जी, कांग्रेस और एनसी के बीच ही ये बातचीत चल रही है, इसीलिए मैं आपका भी रुख जान लेना चाहती हूं इस पर, क्योंकि ज्यादा नहीं कह रहे हैं कि 4-5 सीट हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि सभी नेता दरअसल 10 साल से काम तो कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में सब काम कर रहे थे, और अब सबको लग रहा होगा। तो ये जनरल सेंस क्या है कि पार्टियों को अलग अलग ही चुनाव लड़कर पोस्ट पोल अलायंस करना चाहिए, या फिर वो पूरी तरीके से आला कमान पर छोड़ा गया है उस फैसले को? श्वेता जी, आपको पता ही है जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तब से हम इंडिया ब्लॉक के साथ ही जुड़े हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं आए हैं। तो उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये जो मीटिंग्स हेल्ड की जा रही हैं ताकि एक जॉइंट कैंडिडेट दोनों पार्टीज का जिसकी विनेबिलिटी ज्यादा हो उसको चुनकर हम उससे कंटेस्ट कराए। अब चूंकि आपने खुद भी कहा कि 10 सालों से कोई इलेक्शन हुए नहीं है, खुसूसन मैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगी, वो हमेशा ही जमीनी सतह पर वर्कर्स जो उनके होते हैं बहुत ही एक्टिव होते हैं, जुड़े रहते हैं लोगों के साथ। तो अब ख्वाहिश तो हर किसी की है जो एक्टिव अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, तो ये चीजें बट नेचुरल है। तो ये आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन जो बेटरमेंट ऑफ लोगों के लिए होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमेशा कोशिश की है कि हम उसके लिए चाहे अगर हमें कहीं सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो हम वो सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो आपने मालूम होना चाहिए जब डीडीसी के इलेक्शन भी हुए उस वक्त भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी ज्यादा सीटें जो थी यहाँ से दे दी, तो उस वक्त भी एक जॉइंट कैंडिडेट को कंटेस्ट कराने की कोशिश की गई और विनेबिलिटी नेचुरली ज्यादा रही और अच्छा स्कोर भी रहा। ठीक इसी तरीके से इस इलेक्शन में भी शायद शाम तक डिसीजन फाइनली आ जाएगा। कुछ सीटों पर जैसे कि अभी यहाँ पर कांग्रेस के बैठे हुए थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी कहा शाम तक वो क्लियर हो जाएगा। अभिजीत जसरोतिया जी, वहां तो गठबंधन में चक्कर चल रहा है कि कैसे सीटों का बंटवारा हो, लेकिन आज योगी जी नहीं, हालांकि उन्होंने कॉन्टेक्स्ट उनका बिल्कुल डिफरेंट रहा है,
लेकिन उन्होंने जो बंटोगे तो कटोगे वाली बात कही है, ये कार्यकर्ता समझ रहे हैं जम्मू के क्षेत्र में। और केवल वहीं पर नहीं, कश्मीर में भी एक रेजिग्नेशन हुआ है आपकी अपनी नेता का। धन्यवाद आपका श्वेता जी। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जहां तक रही बात आज की स्थिति की अगर बात रहे तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में हिंदुस्तान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा कैडर है हमारे पास, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा डिसिप्लिन कैडर है। ये चीज भी आपको मानना पड़ेगी। इसके अंदर जिस पार्टी के लिए सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी लास्ट में अपना आप रहता है, ऐसी पार्टी को आप समझ सकते हैं कि वो देश के लिए प्राथमिकता को लेकर आगे चलेगी। बाकी थोड़ा बहुत एक मन मुटाव आपस में रहता ही है इसके अंदर, लेकिन आप देखें आज भी जो बात है वो सिर्फ बातों तक सीमित है। एक दूसरे के लिए अगर थोड़ा बहुत कोई कर भी रहा है तो मुझे कोई लगता नहीं इतनी बड़ी बात है। जहां तक कांग्रेस की बात आपको याद होगा, इनमें तो आपस में एक दूसरे पे कुर्सियों और आपस में पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज का जो मुझे खेद है, जो खासकर कांग्रेस के प्रवक्ता आज बोल रहे थे कि 10 सालों से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए, मुझे पता नहीं लगता कि कांग्रेस कौन सी परिवारवाद की मानसिकता से ग्रसित है। क्योंकि आप देखें, इनके लिए पंच सरपंच के चुनाव नहीं है, इनके लिए बीडीसी डीडीसी नाम के प्राणी का तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पता ही नहीं था। पहली बार 50-60 साल में बीडीसी डीडीसी यहाँ पर बने। और मुझे लगता है जो जमहूरियत या जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसका जो मंदिर होता है या मस्जिद होती है, उसकी नींव होती है पंच सरपंच, जिसे हमेशा कांग्रेस और एमसी ने यहाँ पर प्रेस किया कि यहाँ पर कभी भी ना हो। उसके ऊपर जो दीवारें खड़ी होती है वो बीडीसी डीडीसी की होती है। उसके ऊपर छत एमपी और एमएलए की बनना तय थी, एमपी की बन गई तो एमएलए की भी बनेगी। तो ये कहना कि 10 साल से यहाँ पर चुनाव नहीं होना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सब चीजों का एक बद्दा मजाक है। नहीं अभिजीत जी, 10 साल का जिक्र इसीलिए हमने किया, नहीं उसको क्लैरिफाई भी करते चलते हैं कि 10 साल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वो विधायक का जो चुनाव लड़ेगा वो ऐसा थोड़ी है कि सरपंच का चुनाव लड़ रहा था। तो चुनाव हुए हैं, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव में जो एक नेता इंतजार कर रहा है 10 साल से, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को उस हिसाब से सींच रहा है, बना रहा है, खड़ा कर रहा है। अब उसे लग रहा है कि अचानक उसकी बारी जब आई तो उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, किसी दूसरी पार्टी से उसके पार्टी में प्रवेश पाए एक नेता को टिकट दे दिया गया है। मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन पहले जुहैब यूसुफ मीर साहब, जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि एजेंडा आप हमारा ले लीजिए तो हम आपको सपोर्ट देंगे, इसके क्या मायने हैं? ऐसे भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया कि पीडीपी को वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। इसके क्या मतलब कि मतलब पीडीपी अलायंस में है, पीडीपी एनसी कांग्रेस वाली सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, ये कैसा अनसेड सा अलायंस है? सबसे पहले श्वेता जी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। और जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए 2019 के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही विचित्र चीज हमने देखी डेमोक्रेसी को स्कटल करने के लिए, और वो ये था कि 1 करोड़ 30 लाख आबादी है जम्मू कश्मीर की और उत्तर प्रदेश की आबादी 26 करोड़। 1 करोड़ 30 लाख आबादी के लिए यहाँ पे 12 पॉलिटिकल पार्टीज, 2 रीजनल पार्टीज बनाई, 2 उनमें से नेशनल पार्टीज है और बाकी भी यहाँ पे है। इसके अलावा अब अगर आप 26 करोड़ लोगों की उत्तर प्रदेश की बात देखें तो वहां पे सिर्फ 4 पॉलिटिकल पार्टीज है। यहाँ पे 12 पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से प्रॉप अप हुई 2019 के बाद आप देखिए कितनी ज्यादा प्रॉक्सी पार्टीज, बीजेपी की जो प्रॉक्सी पार्टीज है या उन्होंने सपोर्ट किया यहाँ पे वो पार्टीज बनाने के लिए, उसी का नतीजा आप ये देख रहे हैं कि पार्टीज में आज की डेट में बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। रविंद्र रैना साहब ने अपनी एक तकरीर में ये भी कहा था कि यहाँ पे अगर कमल नहीं खिलेगा तो बैट बॉल चलेगा। So they were all part of that, and this was also the way to scuttle democracy. जब आप कभी भी आप इकट्ठे नहीं होना चाहते हैं, कभी भी आप कश्मीरियों को इकट्ठे नहीं करना चाहते या वो एकजुट नहीं देखना चाहते कश्मीरियों, तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बात कही कि बीडीसी और डीडीसी के इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कराए, क्या हम पे एहसान किया? मुझे बात बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है हर एक स्टेट का इलेक्शंस होने चाहिए? अगर यहाँ पे सारी हालात ठीक थी, सब कुछ ठीक था, तो 2018 के बाद जब आपने सरकार तोड़ी, उसके बाद पीडीपी को तोड़ा, उसके बाद 370 तोड़ा, अभी तक आपने इलेक्शंस क्यों नहीं किए वहां पे?
हमारी जो राय 370 पे, 35A पे, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, वो तो बहुत क्लियर है दैट वी विल पॉलिटिकली फाइट फॉर 370। बट द पॉइंट इज दैट ये क्या चाहते हैं, बीजेपी वाले क्या चाहते हैं कि हम ये जो इलेक्शंस जो उन्होंने अनाउंस करवाए हैं ECI के थ्रू कश्मीर में, क्या ये इन्होंने हम पे एहसान किया है? कश्मीरी को आपने एहसान किया है, आपने इलेक्शंस करवाए यहाँ पे? ये BDC और DDC की क्या बात चल रही है यहाँ पे? तो क्या पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोलते हमने BDC और DDC करा दिए और 6 महीने में और 6 साल? थोड़ा सा अनलाइकली कंपैरिजन आप कर रहे हैं। नो ऑफ कोर्स देयर इज नो। नहीं, आपने सवाल का जवाब देने की जगह आप इस तरफ ले गए उस पूरी डिस्कशन को लेकर। मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन संगीत रागी जी और मैं दूसरी चीज बताऊंगा जी। सैक्रिफाइस जो कहा हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता ने, सैक्रिफाइस की जो बात कही, ऑफ कोर्स PDP इज देयर फॉर सपोर्टिंग ऑल द सेक्युलर फोर्सेस। हम लोग, मेहबा जी ने अगर ये कहा है हमारे एजेंडा में सबसे पहले ये है कि हमारी देश की सालमियत, आइडिया ऑफ इंडिया शुड बी प्रोटेक्टेड, सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म शुड बी प्रोटेक्टेड। उसके लिए हम मतदान देने के लिए रेडी है, हम उस पर सपोर्ट करने के लिए रेडी है। बट एट द सेम टाइम सैक्रिफाइस तो सब लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की कोशिश की थी, बट शायद दूसरे साइड से सैक्रिफाइस देने की इतनी इच्छा नहीं थी जितनी उसकी एडवर्टाइजमेंट। शायद उन नतीजों का भी हमको एनालिसिस करना पड़ेगा इस सवाल के जवाब के एनालिसिस के लिए। लेकिन पहले संगीत रागी जी, जब पिछली बार चुनाव हुए तो एक तरह से नतीजे कश्मीर में भले ही ऐसे रहे कि उस समय जो चारों अलग अलग पार्टियों में से 2 को साथ आना पड़ा और अनलाइकली अलायंस वहां पर बना, लेकिन उसके साथ ही यह भी समझ में आ गया कि जम्मू के हिस्से ने एक फैसला दिया है और कश्मीर के हिस्से ने एक फैसला दिया है। अभी कोई 370 के बाद जो चीजें वहां पर बदली हैं, लोगों की सोच जिस हिसाब की है वहां पर, उसमें ये जो खटपट आपको दोनों तरफ का दिख रहा है, उससे क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कारण चुनाव नहीं हो रहा है। ये आप आलोक शर्मा जी की बात को, शर्मा जी को मैं जवाब देना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जब ये कन्विंस हो जाती है कहीं पर कि चुनाव के लिए माहौल बन गया है और भारत सरकार यदि उसकी गारंटी देती है, तब उसके बाद चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट ने वो एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि आप सितंबर तक आप चुनाव करा लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीजों को कोई मानना इसके लिए तब तक आवश्यक, कल जाकर के भारत सरकार कह देती कि चुनाव के लिए अभी माहौल नहीं बना है, वहां हम चुनाव नहीं करा सकते, क्या तो सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती कर देती? ऐसा नहीं कर सकती है। इसलिए ये दलील बिल्कुल ही अपने आप में जायज नहीं है। दूसरी बात एक और, यदि PDP कहे कि अपने आप को सेकुलर है, तो वैसे ही है कि कोई डिक्टेटर अपने आप को कहे कि हम डेमोक्रेट हैं। तीसरी बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, ये जो पूरा जो भगदड़ जो मचा हुआ है, उसका कारण है कि जो बीजेपी के अंदर जो मैं महसूस कर रहा हूं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसकी संभावनाएं थोड़ा पहले से बेहतर हुई है। आपको ध्यान होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था, जम्मू कश्मीर के PDP ने किया था, और घाटी की जितनी पार्टियां थी सब इसका विरोध किया था। जम्मू वाले इसलिए मांग करते थे कि देखिए हमारी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन कश्मीर वाले बेईमानी करके कि जब भी होता है तो वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, और एक ढंग से हिंदू और मुस्लिम डिवाइड तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये पिछली बार भी आपको देखने के लिए मिला था कि घाटी जो है वो PDP को सपोर्ट किया था, और जो जम्मू है वो 25 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई थी। कांग्रेस जो आज कह रही है कि बड़ा हमारा इतना बड़ा ये है स्टेक है, 12 सीट पर आकर के लुढ़क करके 2014 में कांग्रेस पार्टी रह गई थी। अभी भी जो कांग्रेस के अंदर है जो खटर फटर हो रहा है, वो ये लेकर के है, नागौर सीट को लेकर के है, बनियाल सीट को लेकर के है, जम्मू नॉर्थ को लेकर के है। कांग्रेस पार्टी जम्मू, ये दोनों डिबेट इस चीज को लेकर के हो रहा है कि तीनों फेज का सीट एडजस्टमेंट एक ही साथ इनके साथ हो जाए, कांग्रेस पार्टी और NC में, या टुकड़ों टुकड़ों में हो, क्योंकि इसके बावजूद आप देखेंगे कि खटर-पटर यहां खत्म नहीं होगी। यदि एक फेज का निकल करके आता है सीट एडजस्टमेंट, तो फिर दूसरे सीट पर भी, दूसरे फेज में भी सीट एडजस्टमेंट की दरकार होने है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, निश्चित तौर पर ये जो चीजें आपने देख रहे हैं, एक प्रकार के 2024 के चुनाव के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक रोष तो कहीं ना कहीं एक रहा है कि कोई 2 दिन पहले आ जाता है, दूसरी पार्टी से उनको टिकट दे दिया, पुलिस अधिकारी कुछ दिन पहले आए, उनको वहां पर सीट दे दिया गया, उनको
कांग्रेस ये पार्टी चीज से है, आए। ये तो पार्टी को डैमेज ही करती है। जब मतलब कार्यकर्ता मेरा तो कहना आखिर है, किसी को भी टिकट मिल जाए, कार्यकर्ता तो अपने नेता को देखेगा। स्वाभाविक है, ये एक चीज है जो हालांकि भारतीय जनता, ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि देखिए हम परिवार की तरह हैं, सीट तो एक ही मिल सकता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि जब बाहर से कोई कार्यकर्ता आ जाता है, बाहर की पार्टी को आप ले लेते हैं और उसको टिकट दे देते हैं, तो अपना कार्यकर्ता थोड़ा परेशान होता है। आलोक शर्मा जी, आपके सबसे बड़े नेता जो जम्मू कश्मीर में रहे, गुलाम नबी आजाद, वो आज आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। ज़ुहैब मीर ने अभी अभी ये कहा कि बहुत सारी पार्टियां वहां पर कश्मीर में खड़ी हो गई हैं, बीजेपी प्रॉक्सीज भी कहा जाता है। अब जब महबूबा मुफ्ती लड़ रही थी तो उनके अपने सामने भी, मतलब अब वो कुल जो कश्मीर के हिस्से की सीटें थी समूचे भारत में, यानी 543 में से केवल 3 वो सीटें थी जहां पर बीजेपी न खुद चुनाव लड़ी और न ही उसके कोई सहयोगी वहां से चुनाव लड़ा। तो वो दर्द भी समझ में आता है वहां पर। लेकिन ये बताइए कि आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से अपने आप को देख रही है, जब आपका सबसे बड़ा चेहरा वहां से निकल चुका है पार्टी से? देखिए, मुझे लगता है कि चेहरा भी पार्टी ही बनाती है, और पार्टी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था और पार्टी से दूर चले गए तो 2% वोट पर भी आ गए, तो पता चल गया होगा कि भाई कितना बड़ा चेहरा था और जनता कितना पसंद करती है। शायद उनको अब क्लियर हो गया होगा। पार्टी और पार्टी की नीतियां जम्मू कश्मीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रही हैं। संगीत रागी जी की बात पर मुझे हंसी आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन जब कन्विंस होता है तो चुनाव कराता है, इलेक्शन कमीशन कन्विंस ना हो तो चुनाव नहीं कराता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, और ऑर्डर था इसीलिए चुनाव हुआ है। और पूरी तरह से भाजपा ने जितना लिंगर ऑन कर सकते थे उतना लिंगर ऑन किया। हमने कभी डिलिमिटेशन का विरोध नहीं किया। हमने डिलिमिटेशन की जो तमाम प्रक्रिया थी और डिलिमिटेशन में जो अनियमितताएं थी, जो धांधली थी, जो घपलेबाजी बीजेपी की सरकार वहां पर कर रही थी, उसका ज़रूर विरोध किया। अब बात आती है कि भाई इसमें क्या होगा, कैसे होगा। मुद्दों पर चुनाव होगा। अगर 10 साल में ऐसा लगा होगा जम्मू कश्मीर की जनता ने कि केंद्र सरकार की जो सरकार वहां पर रही उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है, आज इनको सब बुरे लग रहे हैं। अमित शाह जी भी 10-10 सवाल पूछ रहे हैं, 2 झंडे थे कि नहीं थे। मैं तो पूछ रहा हूं कि भाई 2 झंडे जब 3.5 साल पीडीपी की सरकार थी तब थे कि नहीं थे? और क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धारा 370 को मजबूत करने की बात थी कि नहीं थी? आप कहते हैं भ्रष्टाचार, सतपाल मलिक के यहाँ तो आपने सीबीआई वाले आलोक जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ पर स्पष्ट जाऊंगी। 150 करोड़ की फाइल वाले 370 के विरुद्ध या उसके पक्ष में आपके हिसाब से यहाँ पर वोट डाले जाएंगे उसे, क्योंकि आपके साथी मांग रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं ये बात, या फिर आपको लगता है कि रूल या मिस रूल, गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस की बात होगी? दोनों चीजें हैं। आर्टिकल 370 के नाम पर जो लाल किले की प्राचीर से लेकर और स्टूडियो तक झूठ बोला गया, आर्टिकल 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। उसमें 2 बदलाव किए थे इन्होंने। ऑर्डिनेंस शायद किसी ने पढ़ा नहीं होगा, श्वेता जी आपने जरूर पढ़ा होगा, दर्शकों को जरूर बता के जाइएगा कितने पेज का ऑर्डिनेंस है वो। मुझे लगता है कि उस ऑर्डिनेंस को कोई भी पढ़ लेगा तो कहेगा बीजेपी किस तरह से बेवकूफ बना रही है दुनिया को। उसमें लिखा हुआ है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पहला चेंज है कि असेंबली की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा चेंज है 35A से रिलेटेड, 35A वर्ड भी नहीं है उसमें, 35A से रिलेटेड। फिर एक ऑर्डर आया कि 15 साल जब तक डोमिसाइल नहीं होगा जमीन नहीं खरीद सकेंगे आप। तो इस तरह के तो पहले 36 चेंज हुए। ये तो अमित शाह जी की भाषा है वहां संसद में खड़े होके। 2 प्रधानमंत्री होते थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर्स नहीं थी, तमाम चीजें थी वहां पर। इस तरह के बदलाव पहले भी होते रहे, लेकिन उसको केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। और वहां पर आज हम तो पूछ रहे हैं उड़ान जैसी कोई योजना आई हो, 5000 लोगों को, कश्मीरी पंडितों को वैली में नौकरियां दी गई थी, उनका क्या हुआ? वो कितने वापस आ गए? 6 साल के शासनकाल में 3 साल इंटरनेट बंद रहा, उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपका गवर्नेंस बहुत अच्छा है। आज अभिजीत हो रही है, बीजेपी में बगावत हो रही है। अभिजीत जी अपनी बात, मेरे साथी ने अभी एक और लिस्ट निकाल के दिए। 12 कैंडिडेट, उससे पहले सबकी बातें, हमारी खबर है कि 12 कैंडिडेटों के नाम चेंज कर दिए गए। ठीक है, वो उनसे वो भी जान लेते हैं। अभिजीत जी 12 कैंडिडेट बीजेपी ने और चेंज कर दिए।
तरह का लोग जी यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो आपने आज तक डिलिमिटेशन क्यों नहीं कराया? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह की दोहरे मापदंड की राजनीति रही है। सन 51-52 की जो सबसे पहली असेंबली बनी थी उसमें जम्मू की पॉपुलेशन 12 लाख थी और कश्मीर की पॉपुलेशन 10 लाख थी और हमसे 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें कश्मीर को दे दी गई इसी कांग्रेस के द्वारा। तो कम से कम इस तरह के हमारे को पाठ ना ही पढ़ाए तो अच्छी तरह से। दूसरी बात 370 के बाद अब क्या हुआ है? 370 के बाद ये हुआ है कि यहाँ पर अब वो जमाना चला गया कि जब 5,000 के वोट से यहाँ पर एमएलए बनता था, 10,000 के वोट से मिनिस्टर और 15,000 के वोट से मुख्यमंत्री बन जाया करता था। आज तो लाखों वोट लेना पड़े। इसी तरह तो एक दो एक्स चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हार गए क्योंकि लोगों ने इनको आईना दिखा दिया कि इसके अंदर क्या नहीं है। और मुझे लगता है इसी को सबका साथ सबका विकास कहा जाता है और यही सबका विश्वास है कि आज वो तीन जो सबसे बड़े जिन कश्मीरी पंडितों के लिए आज इनको बड़ा दुख हो रहा है, जिनके जो ऊपर सबसे बड़े आतंकी 3 धाराएं कश्मीरी लगी पंडितों हुई के हैं, जो वो गुर्राह जेल में बैठकर जीत गए और यासीन मलिक, वो आज तीनों के तीनों कहाँ हैं? जिनको ये अपने यहाँ पर नाश्ता करवाया करते थे, आज वो कहाँ? तीनों के तीनों आपको जेल में नजर आएंगे। तो कम से कम इनको ये देखना चाहिए कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया क्या है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कब्रों में दफन है या शमशानों में चले गए, उसके कसूरवार कोई है तो यही एनसी, कांग्रेस और पीडीपी है। और आज यहाँ पर जब लोगों को सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा का माहौल मिल रहा है, सुबह जो इंसान घर से बाहर निकलता है शाम को वापस अपने घर पे आता है, ये इनका जमाना चला गया। आज वो 1.5 लाख लोगों का खून है इनके सिर के ऊपर, उसके लिए कोई जवाब नहीं देंगे लोगों को। G20 के लिए कोई जवाब नहीं है, 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट के लिए कोई जवाब नहीं है इनके पास। एम्स, IIT, IIM 5 साल के अंदर उतनी तरक्की हुई है और ये 60-70 साल के बाद भी लोगों के पीछे वही घिसा पिटा 370 लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने अभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि ये 370 के समर्थन में है, 370 के अगेंस्ट में है। और दो चीजें देखिए, जब तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, जब यहाँ पर कहा गया कि चुनाव होने चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छा लगा, शुरू हो गया। लेकिन जब यहाँ पर बात की गई कि आप 370 का जो चीज है उसको खारिज कर दी गई है, उसके अगेंस्ट कहते हैं अब हमें फैसला पसंद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग चले। और बड़ी बात ये आती है जो हिंदुस्तान की, मैं आज तक के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज देखिए कांग्रेस के मंसूबे कैसे हैं कि जो वेस्ट पाक POJ के रेफ्यूजीज को जो हक मिले हैं उनके मालिकाना 60 साल बाद कांग्रेस उसे छीनने की फिराक में है। जो यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को हक मिले हैं उसे कांग्रेस छीनने की फिराक में। जो वाल्मीकि समाज जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ने 35 साल अपनी केवल गंदगी साफ करी, श्वेता जी ये सुनने वाली बात है। अभिजीत तो रोना आ जाता है इसके ऊपर कि वाल्मीकि समाज के बच्चे PhD कर जाते थे लेकिन यहाँ नौकरी क्या कर सकते थे, सफाई कर्मचारी की, उनको यहाँ पर आज हक मिले। ये राहुल गांधी जी की पार्टी वापस छीनने के ऊपर यहाँ पर आज NC के साथ अपना। ठीक है आलोक जी, अपनी बात जल्दी से रखिए क्योंकि मुझे नीलोफर जी का भी इस पे रिएक्शन लेना है जी। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि 5,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी थी वैली में, उसमें कितने लोग वहां पर हैं अब? पहली बार हुआ बीजेपी के शासन में जो वहां पर शिविर थे कश्मीरी पंडित भाइयों के, उनके ऊपर हड़ताल हुई, उनके दरवाजे ताले लगा दिए गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। या क्या ये हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो पूछ रहा हूं कितने कश्मीरी पंडित भाई 10 साल से आपकी सरकार है, वैली में वापस बस गए, अब वापस आते हैं। अरे भाई सुनिए ना, 1990 में, उस दिन 1990 में जिस दिन आप लोगों की सरकार थी, VP सिंह की सरकार को आप सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अब ये गलत बात है। आलोक जी नहीं, आप ये लोग आप 10 सेकंड में अपनी बात रखना चाह रहे थे, आपने रख दी। आप ही को तो आपत्ति होती है कि आप लोग इतना समय में पीछे क्यों जाते हैं। तो हम 1990 न करके 2024 में ही रहे। अभिजीत जी रुकिएगा, आप भी और आलोक जी आप भी। अच्छी बात नहीं। नीलोफर मसूद जी, कश्मीर ऐसा विषय नहीं है, सेंसिटिव विषय है, इनको जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं पता है। ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं। नहीं, पर ये रहते हैं वहां पर ना आलोक जी, अमित शाह जी को जम्मू ये वहीं के रहने वाले हैं ना। तो मुझे लगता है कि चाहे नीलोफर जी हो चाहे अभिजीत जी हो, अरे भाई रहने वाले, तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं ना कि बिल्कुल उनको क्या पता, वो वहीं पर पले बढ़े हैं तो उनको मालूम होगा। लद्दाख की भूमि चाइना कब्जा कर बैठा हुआ है। अरुणाचल तक की भी चर्चा कर लेते हैं। पहले नीलोफर जी ये बताइए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच है और जो कांग्रेस पार्टी की सोच है इस समय कश्मीर को लेकर, क्योंकि एक पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के चुनाव को देख रही है, दूसरी पार्टी है उसे पूरा देश भी देखना है, इसीलिए खुलकर वो चीजें नहीं कही जा रही हैं जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर PDP की तरफ से कहा जाएगा। आप लोग को विश्वास है कि जो 370 को लेकर, 35A को लेकर जो बातें आप लोग कह रहे हैं वो चीजें डिलीवर करने लायक होंगी अगर आप लोग का प्री पोल अलायंस में एक मत न बन पाए इस बात को लेकर, एक सोच? आप म्यूट से हटा दीजिएगा नीलोफर जी, आपका म्यूट है। जो अभी अभिजीत से जी बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड में उनका जवाब देना चाहूंगी। 5 अगस्त 2019 को
माननीय जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बहुत सारे वादे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए, बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने साक्षी रखकर ये कहा कि यहाँ पीस होगा, डेवलपमेंट होगी, जॉब होगा, मिलिटेंसी जो है ये 370 जो है इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है, इसको भी कर्ब कर दिया जाएगा, करप्शन नहीं होगा। इनमें से एक भी चीज मुझे बता दीजिए आज की डेट में कौन सा पूरा हो गया? चाहे डेवलपमेंट है, चाहे कश्मीरी पंडितों का वापस आना, उनको रिहेबिलिटेट करना, कहीं नहीं है। मिलिटेंसी वो एरिया जो 20 सालों में एक भी मिलिटेंट अटैक नहीं हुआ था, आज वो हॉट बेड बने हैं मिलिटेंसी के। जॉब्स इन्होंने कहा, बल्कि जॉब्स दिए नहीं इन्होंने जॉब्स लिए। शाम को एक मुलाजिम जो होता है उसको एक नोटिस पहुंच जाती है, भाई यू हैव बीन टर्मिनेटेड, क्योंकि आपके दादा जो थे वो एक जलसा चल रहा था 1990 में, उसके पीछे पीछे वो चल रहे थे। ये इनकी नीतियां हैं। जॉब तो रहे नहीं, करप्शन, SI के एग्जाम्स, FAA के एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स यहाँ हो गए हैं 2019 के बाद, सारे ये कहकर ये खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया है। तो अब बताइए इन्होंने रोकथाम किस चीज में की? नंबर 1। नंबर 2, जब PDP और BJP का ये आपस में मिले, उस वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ये कहते थे ये होली अलायंस है। और आज जब एक कांग्रेस सेक्युलर सोच रखने वाला, इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेक्युलर सोच को पीछे चलने वाला और मानने वाला और उस पर चलने वाला, जब वो दो मिल जाते हैं तो इनके लिए अलायंस जो है अनहोली हो जाती है। ठीक है ज़ोएब मीर, ये भी आपसे भी जानना चाहती हूँ। आप लोग तो इंडिया पाकिस्तान बातचीत की बात अपने मैनिफेस्टो में कह देते हैं, ये इस तरह की बातें कह दी जाती हैं। क्या एक असेंबली चुनाव जीतकर इस तरह की चीजें वाकई फुलफिल हो सकती हैं जो वादा किया जा रहा है? देखिए, जो हमने वादे मैं ज़ोएब मीर जी से पूछ रही हूँ जी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम क्या है कश्मीर में। अगर 370 के बाद आप ये कहते हैं कि हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे या बहबूदी की बात करेंगे, तो उस फ्रंट पे तो बीजेपी कम्प्लीटली, जो LG एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पे पिछले 5 साल में, वो तो कम्प्लीटली फेल हो गई है। चाहे वो G20 हो, इट वॉज अ पॉलिटिकल गिमिक कि आप दूसरे दुनिया के दिखा रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वाइल जिस टाइम G20 हो रहा था उस टाइम पूरे पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे वो बंद थे, या सड़कों पे बहुत सारी पुलिस फोर्सेस थी, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। या अगर आप करप्शन की बात करें, या जैसे नीलोफर जी ने बोला, बाकी सारी चीजें जो गवर्नेंस वाली है वो तो पूरी बहुत ही खस्ता हालत है कश्मीर की। एट द सेम टाइम बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि जो स्टेट लैंड पे घास चराई लैंड जिसे कहते हैं, 40-40 साल से, कोई 50-50 साल से रह रहा था, उसे भी कह रहे थे ये लोग कि हम आपके घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। ठीक है, आपके हिसाब से गवर्नेंस को लेकर एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। क्लोजिंग कमेंट का समय है। 41,000 किलोमीटर रोड्स जो है वो एक्सपैंड हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। यदि आप 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद जो है टेररिज्म जम्मू में थोड़ा सा फैला है, यदि उससे पहले आप देखेंगे तो 78% टेररिज्म में कमी आई थी, 81% सिविलियन डेथ्स में कमी आई थी, 48% सिक्योरिटी जो फोर्सेस थे उनके डेथ्स में कमी आई थी। स्टोन पेल्टिंग एक भी नहीं हुआ है, बंद एक भी नहीं हुआ है। जो बार बार जो सिविल जो सोसाइटी का जो डिसरप्शन हुआ करता था, रोज रोज पत्थरबाज जो डिसरप्ट, कभी आज कभी कल, कहीं हुर्रियत वाले को आप देखते हैं? कहीं ये देख रहे हैं हुर्रियत वाले को? नहीं देख रहे हैं। एक बात और, सभी को पढ़ना चाहिए जगमोहन का 20 अप्रैल का 1990 का लेटर जो राजीव गांधी को लिखा था। किस प्रकार से राजीव गांधी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। ठीक है, समय इतना ही, वक्त इतना ही है हमारे पास। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि अगर वाकई गवर्नेंस को लेकर काम कितना हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर अगर अपना वोट डालता है तो ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी। बड़ी बात यह है कि देखिए, पहले जो नॉमिनेशन का जो पहला लिस्ट जाना है कल का, आखिरी दिन भले वो हो, लेकिन पहला दिन कश्मीर के लोकतंत्र की तरफ जो पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है या फिर एक चुनौती देने की कोशिश होती है, कश्मीर को ही, जम्मू कश्मीर को ही जम्मू कश्मीर का जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।